नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कैसे हो दोस्तों? मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलो आज फिर हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं, एक आंसू पाप का, जिसके लेखक है गोविंद सिंह। ये कहानी हम आगे शुरू करते हैं। ये कहानी ऐसी कुछ है जो आपको दिल को बहुत छू लेगी। तो चले आगे की कहानी शुरू करते हैं। कंकरीला पथरीला छोटा सा प्लेटफॉर्म, दोनों ओर खंभों पर लगी लालटेन ने जलाकर मंगल ने सीधी कंधे पर रखी और उसे सिग्नल के पास टिकाकर रखाया। लाल टोनों का कांच पर लिखा परतीपुर अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगा था। चटकीला लाल रंग बड़ा साफ था। प्लेटफॉर्म पर मध्यम प्रकाश फैल गया था। मुसाफिर के नाम पर एक चिड़िया भी नजर न आ रही थी। आसपास के 8-10 गांव के लिए बहुत लिखा पीटी करने के बाद एक छोटा सा फ्लैग स्टेशन बना दिया गया था, जहां केवल 2 पैसेंजर गाड़ियां रुकती थी। एक दिन के 10 बजे और दूसरी रात के 2 बजे। थोड़ी दूर तक दोहरी लाइन डाल दी गई थी। छोटा सा कच्चा प्लेटफॉर्म बना दिया गया था। एक रंग जैसा बना दिया गया था, जिसके एक कोने पर बना कमरा स्टेशन मास्टर, बुकिंग वगैरह सबके लिए था। छोटा सा गेट प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए और कुछ दूरी पर 2-2 कमरे के 2 क्वार्टर बना दिए गए थे। इतना सा ही स्टेशन था और दूर तक आबादी का कोई निशान नहीं। खेतों के बीच में एक कच्ची सीधी सड़क दूर तक चली गई थी, जो कई गांव को जाती थी। सबसे पहला गांव था प्रतिपुर, जिसका नाम से ये रेलवे स्टेशन था। भोला ने लालटेन जलाकर खिड़की पर लटका दी थी और सुबह की बिकी 4 टिकटों का पैसा गिनकर संदूक में रख दिया था। रजिस्टर पर दर्ज भी कर दिया था। हरी और लाल झंडियां पुरानी टेबल पर रखी थी। थोड़ी देर में मेल आने वाली है, उसे पास देना होगा। तड़तड़ाती हुई मेल चली जाएगी। खैर, गोला तो मंगल दे देगा, पर झंडी वही दिखलाएगा। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच हरी झंडी लेकर खड़ा हो जाएगा और धड़धड़ाती मेल निकल जाएगी। गार्ड साहब डिब्बे में झांक रहे होंगे तो सलाम भी कर देना पड़ेगा। पिछले 2-3 सप्ताह से वह स्टेशन का सारा काम करता रहा था। मंगल तो केवल लाइनमैन है। दिन में 2-1 लाइन चेक कर लेता है। बड़ा सा पाना कंधे पर और हाथ में लंबा हथौड़ा झुलाता, ठक ठक करके लाइन देख लेता और फिर रजिस्टर पर दस्तक बना देता। रात को बत्तियां जला देता है, प्लेटफॉर्म की और सिग्नल की। इसके अलावा फुटकर काम कर देता है, तो एक तरह से मदद ही है। हाथ में लाल और हरे कांच वाली लालटेन लिए मंगल भोला के पास आया। उसके एक हाथ में गोला भी था। मेल का टाइम हो रहा है ना? हाँ, भोला ने कहा और सामने लटकती पुरानी कड़ी को देखा। मंगल बड़ी टेबल को एक कोने से टिक गया और बोला, नए स्टेशन मास्टर कब तक आने वाले हैं? अब तक आ जाना चाहिए था। सवेरे पैसेंजर के गार्ड बाबू तो बोल रहे थे। अब की बात देखो कौन आते हैं। कोई मनोहर बाबू है, पटना में असिस्टेंट में स्टेशन मास्टर थे। कर दी होगी कोई गड़बड़ी तो यहाँ भेजे जा रहे हैं, भोला ने कहा और मुस्कुराने लगा। प्रतिपुर जैसे बहुत ही छोटे स्टेशनों पर प्रायः स्टेशन मास्टर नहीं होते हैं। ऐसे स्टेशनों पर प्रायः वैसे ही लोगों को इंचार्ज बनाकर भेजा जाता है, जो किसी प्रकार की मामूली सी गड़बड़ी अपनी ड्यूटी पर करते हैं और इस प्रकार छोटे स्टेशनों पर भेजकर उनको दंड ही दिया जाता है। फिर अपनी अवधि पूरी कर वह चले जाते हैं। केवल भोला ही इस स्टेशन पर शुरू से है। स्टेशन बनने से पहले वह प्रतिपुर के प्राइमरी स्कूल में मास्टर था। फिर यहाँ स्टेशन बनते ही नौकरी मिल गई। उसके 3-4 महीने बाद मंगल आ गया। पहले मंगल कुंवर साहब के यहाँ हरवाहा
हलवाहा खेत में काम करने वाला था। पटना के कोई चक्कर लगाकर लैंडमैन हो गया और भोला के साथ ही क्वार्टर में रहने लगा। कुल 2 क्वार्टर है, 2-2 कमरे के एक दूसरे के लोग। एक तो स्टेशन मास्टर के लिए खाली रहता है और दूसरे में मंगल और भोला मिलकर रहते हैं। मंगल की औरत मर गई थी, अकेला 40-45 का आधेड़। भोला की बुढ़ा हो चला था। घर में पत्नी और एक लड़की गणेशी, बस इतना सा ही उसका परिवार था। स्टेशन बिल्कुल सुनसान जैसी जगह पर था। आसपास खेत तो थे पर दूर तक कोई आबादी न थी। दिन में तो लोग खेतों पर आते रहते, ढोर ढंगर भी चराने लोग निकल आते, लेकिन रात में तो आदमी दिखना पड़ता। इसीलिए मंगल से भोला को कुछ आसरा भी था। रात के 2 बजे जो गाड़ी रुकती थी, उससे भूल भटके ही कोई पैसेंजर 2-4 महीने में उतरता या चढ़ता था। सुबह 10 बजे की गाड़ी के समय 4-6 आदमी दिखलाई पड़ते थे और कुछ चहल पहल रहती थी, अन्यथा बाकी समय तो सन्नाटा ही रहता था। सुबह 10 बजे वाली गाड़ी से कोई उतरे न उतरे, चढ़े या न चढ़े, लेकिन लूला नियमित रूप से इस गाड़ी का एक पूरा फेरा लगाता था। अपनी कहानियों तक दोनों कटे हाथ दिखला दिखलाकर 4-8 आने पैसे मांगकर छुटा ही लेता था। दोनों ठूठों से वह एल्युमिनियम का टूटा कटोरा पकड़े रहता था और गिड़गिड़ाता रहता। ट्रेन के समय वह जरूर रहता, फिर उसका कोई ठिकाना न रहता। प्रतिपो निकल जाता या प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा रहता। गर्मी के दिनों में प्रायः रात प्लेटफॉर्म पर ही काटता। प्लेटफॉर्म पर मात्र 2 लकड़ी के बीच पड़ी थी, उनमें से एक पर ही लूला का डेरा रहता था। लूला से गांव और आसपास की रोज की खबरें मिली जाती थी। लूला के दोनों हाथ पाला गुजर के यहाँ लगी चारा काटने की मशीन में कट गए थे। उसकी हालत तो मरने की हो गई थी, लेकिन पता नहीं पटना के अस्पताल से वह कैसे जिंदा लौट कर आ गया। जब लौट आया तो मेहरिया भाग गई थी। लूला का नाम राम निहोर था, पर फिर लूला नाम चल गया। किसी काम के लायक न रहने के कारण वह भीख मांगने लगा। स्टेशन, हाट बाजार, 2 गांव तक फेरा लगा आता था। भोला अपनी जगह से उठा और बोला, सिंगल डाउन कर दो, मेल निकल जाए। मंगल लालटेन उठाकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। पाताली नस से कुछ ही दूरी पर दीवारें उठाकर छोटा सा केबिन बना दिया गया था। वही सिग्नल के हैंडल्स थे। मंगल ने दोनों सिग्नल गिरा दिए थे और बाहर आकर गोला लेकर खड़ा हो गया। तब तक भोला भी प्लेटफॉर्म पर आ गया था। थोड़ी देर में इंजन का तेज प्रकाश दिखा और देखते देखते इंजन की उस हेडलाइट के प्रकाश में सारा प्लेटफॉर्म फार्म जगमगा उठा। तड़ तड़ करती हुई ट्रेन निकल गई। प्रकाश प्रत्येक डिब्बे में भरपूर था, लेकिन एक भी यात्री का चेहरा देखा न जा सकता था। सब कुछ आकाश जैसा दिखता और पूरी ट्रेन दिखते दिखते निकल गई। अब उसके धमाके से प्लेटफॉर्म का हिलना बंद हो गया था। दिन में तो वैसे कई ट्रेनें पास होती थी, पर दिन डूबते ही केवल एक ट्रेन निकलती और उसके बाद रात 2 बजे पैसेंजर आती। इसके बाद फिर कोई ट्रेन न होती। ट्रेन के जाने के बाद प्रायः भोला और मंगल स्टेशन का कमरा बंद कर देते और क्वार्टर पर आ जाते, खा पीकर सो जाते और पैसेंजर के टाइम से उठ जाते हैं। 5 मिनट के लिए पैसेंजर रुकती थी, इसके बाद फिर दोनों क्वार्टर पर आ जाते। रात की इस पैसेंजर को देखना केवल नाम मात्र का था। दोनों वैसे प्राय साथ देखते थे, अन्यथा 2 में से कोई एक ही आदमी इस ट्रेन को देख लेता था। ट्रेन के जाने के बाद भोला ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम ताला लगाकर आ जाना मंगल। मंगल ने सिर हिला दिया और भोला सीधा क्वार्टर की ओर बढ़ गया। दरवाजों पर लटकी हुई लालटेन को उसने उतारा और आवाज दी, गणेशी बेटिया, रोटी बन गई? हाँ, मीठी आवाज आई। लगा दूं क्या? मंगल काका कहाँ है? तू खाना लगा? वह भी आ रहा है। भोला हाथ मुंह धोने चला गया। भीतर के कमरे से बर्तनों की आवाज आने लगी। कमरे के आले में रखा दीपक टिमटिमा रहा था। मध्यम प्रकाश में सब कुछ अस्पष्ट सा था, लेकिन पूरा परिवार
इस प्रकार के वातावरण का अभ्यस्त हो गया था। भोला आकर बैठा तो गणेशी पीतल की थाली में खाना लगाकर ले आई, सामने रख दिया और फिर दूसरी थाली लाने चली गई। तब तक मंगल भी आ गया। आओ मंगल, खाना लग गया, आया। मंगल भी हाथ पैर धोकर भोला के बगल में बैठ गया। मंगल हर महीने अपना राशन लाकर दे देता था और भोला या उसकी स्त्री या गणेशी उसका भी खाना बना देते थे, क्योंकि मंगल अकेला ही था। प्राय बगल के क्वार्टर में आने वाले स्टेशन मास्टरों का भी खाना भोला के ही घर पर बनता था, क्योंकि कोई भी स्टेशन मास्टर अपना परिवार लेकर नहीं आता था। वह तो बतौर दंड के इस स्टेशन पर उनकी तैनाती होती थी, जिसे पूरा कर वह वापस लौट जाते थे। जो जैसा स्टेशन मास्टर आता था उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता था। भोला की औरत कुछ दिनों से प्रायः बीमार सी रहती, इसीलिए खाट पर पड़ी रहती थी और गणेशी को ही घर का सारा काम धाम करना पड़ता था। गणेशी के 4 क्लास तक पढ़ाकर भोला ने फिर घर पर ही रख दिया था। 2-3 हफ्ते में 1-2 बार इतवार के इतवार गांव में लगने वाले हाट में अपनी माँ के साथ वह जरूर जाती थी, अन्यथा सारे दिन वह घर में रहती। घर का सारा भार एक तरह के गणेशी पर ही था। 15-16 वर्ष की हो गई थी वह। भोला को उसके विवाह भी चिंता सताने लगी थी। अब 1-2 साल में उसका विवाह कर ही देना होगा। लड़के की तलाश थी, पर बहुत जल्द भी नहीं थी। आज लू कह रहा था कि प्रतिपुर के मालिक सोनपुर से नौटंकी बुलवा रहे हैं। हाट वाले मैदान में 8 रोज का प्रोग्राम है। मंगल ने कहा, तब तो बड़ी चहल पहल रहेगी। वह तो मंडली पर है। कहा मंगल ने, उनका खेल कैसा है देखने से मालूम पड़ेगा। अच्छी ही होगी, मालिक ने बुलाई है तो। मुझे तो ये काम कुंवर का लगता है। कुंवर साहब है? कहाँ है आजकल? सुना था पटना गए हैं किसी काम से। वो तो पटना से कब से आ गए हैं। मालिक तो अपनी बड़ी बिटिया को पढ़ाने के लिए कोई मास्टर भी खोज रहे। पटना तो यहाँ से बहुत ही दूर है। वहाँ पढ़ाने का मतलब है साथ लेकर रहना होगा। बोर्डिंग में रखना नहीं चाहते। बढ़िया तो यही है कि मास्टर रख ले, भोला ने कहा। महेशपुर तरफ के कई लड़के तो मैट्रिक हो गए हैं ना। हाँ, उसी तरफ मालिक किसी को खोज रहे। रोज आने वाले के लिए ये साइकिल भी खरीद कर देने के लिए तैयार है। रामा तो 4 क्लास पढ़ चुकी है ना, मंगल ने हंसकर कहा। उसकी थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। उसका ब्याह शहर में करेंगे, देहात में नहीं। पैसे वाले हैं, उनको क्या कमी है। जिम्मेदारी चली गई तो मुआवजा भी खूब मिले, फिर पुरानी रकम भी है। जिम्मेदारी तो कागजों पर गई है, उनका रवाब तो वैसा ही है। पैसे वालों का रवाब कभी कम हुआ है मंगल? और बोला हाथ धोकर उठ गया। गणेशी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। नौटंकी आने की बात सुनकर उसका मन बहुत खुश हो गया था। 2-3 बार नौटंकी देखने को मिलेगी और पुरानी सहेलियों के घर रहने को मिलेगा। अभी तो यदा कदा हाट बाजार में दिन ही उनसे भेंट होती है। कुछ बात करने को समय ही नहीं मिलता। जब तक छोटी थी और पिता को यहाँ नौकरी न मिली थी, तब तक खूब खेलने को मिलता था। ढेर सारी सहेलियां था, लेकिन बापू के यहाँ आते ही सबका साथ छूट गया। बिल्कुल बियावन में आ गई। कोई सखी न सहेली। दिन भर घर का काम करना या अकेले पड़े रहना। रेल की आवाजों के सिवाय और कोई आवाजें न थी। इधर उधर आने जाने लायक कोई जगह न थी। यदा कदा दरवाजे पर खड़ी हो जाती तो दिन के 10 बजे वाली ट्रेन को 2-4 यात्री दिखलाई पड़ जाती। इनमें 1-2 तो परिचित होते ही है, तो जो इतवारी बाजार के लिए सामान लाने शहर जाया करते थे और गांव में बेचा करते थे। भूले भटके दूसरे मुसाफिर दिख जाते। कभी दया आ जाती तो लूले को 2 रोटी दे देती और बदले में लूला आसपास के गांव का हालचाल सुना देता था। गणेशी उठी और पिता और मंगल के लिए उसने बिस्तर लगा दिए। दोनों के बीच हक्का तैयार करके रोक दिया। दोनों कुछ दूर के लिए हुक्का पिएंगे, बातें करेंगे और फिर सो जाएंगे। इसके बाद 2 बजे की गाड़ी दिखेगी और फिर सवेरे तक सोए पड़े रहेंगे। गणेशी ने माँ के लिए खाना लगा दिया। उसके साथ वह भी खाने बैठ गई। बगल में अब कोई नया स्टेशन मास्टर आने वाला है। यहाँ तो कोई भी स्टेशन मास्टर बाल बच्चे लेकर आता ही नहीं है। कुछ महीने रहकर चला जाता है।
कोई बुढ़ा, कोई खुसट ऐसे ही चले आते हैं और उनका खाना नहीं बनता। डिब्बे में भरकर बापू दे आते हैं। इसके बाद क्वार्टर खाली हो जाता है। खाना खाकर गणेशी ने घर का काम धाम किया और बिस्तर पर आ गई। मौसम खुला था, आसमान तारों में भरा था, हवा में नमी थी। खामोशी की चादर को केवल जिंगोरों का शोर हिला रहा था। गणेशी को कुछ देर में नींद आ गई। रात को 2 बजे की गाड़ी आने पर एक बार उसकी नींद आवश्यक खुलती। कुछ देर आहट लेती और फिर सो जाती। कभी कभी देर तक भी जागती रहती। भोला और मंगल लौट आते। दोनों की बातें सुनते सुनते सो जाती थी। बिस्तर पर पड़ी रही, फिर नींद आ गई। आंगन में लेटे बापू और मंगल भी सो गए थे। हमेशा की तरह धीमी की हुई लालटेन दरवाजे पर लटकी टिमटिमा रही थी। अंधेरे में लिपटा छोटा सा स्टेशन भूत बंगले की तरह अंधेरे में लिपटा खड़ा था। केवल एक मरियल कुत्ता इधर उधर सूंघता फिर रहा था। 2 बजे के लगभग भोला की नींद टूटी। उसने मंगल को उठाया। चल भाई। मंगल ने लाल हरे कांचों वाली लालटेन जला दी और भोला के साथ चल पड़ा। आगे आगे वो हो गया और पीछे पीछे भोला। मंगल ने दोनों तरफ के सिग्नल गिरा दिए। भोला हरी झंडी लेकर खड़ा हो गया। इंजन दिखने लगा, प्लेटफॉर्म जगमगाने लगा और रेंगती हुई पैसेंजर ट्रेन चूर चूर की आवाज के साथ खड़खड़ करती रुकी। भोला ने गार्ड बाबू को सलाम किया। गार्ड उतरा। पूरी गाड़ी पर उसने वही से नजर डाली। सारी गाड़ी रूंध रही थी। मंगल भी गार्ड बाबू के पास आकर खड़ा हो गया। मंगल डाक का भी काम देखता था। इस वक्त कोई ठेला न होता था। सुबह की गाड़ी में जरूर होता था। उसे ले लेता और हरकारे को दे देता। हरकारा जो ठेला उस समय दे जाता था उसे गार्ड बाबू को दे देता था। पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा था। सहसा एक डिब्बे से एक आदमी उतरा। उसके हाथ में सूटकेस था। भोला ने आश्चर्य से देखा और सेहमा उसके मुंह से निकल गया। स्टेशन मास्टर आ गए क्या? हाँ, गार्ड बोला। तुम्हारे मनोहर बाबू है? मंगल लपक गया। उसकी तरफ दौड़कर सूटकेस पकड़ लिया। गार्ड ने सीटी दी। उनका दस्तखत किया हुआ रजिस्टर भोला ने बगल में दबाया। सलाम किया। ट्रेन रंगने लगी और चुप चुप करती आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म पर फिर अंधकार में डूब गया। भोला भी लपक गया। मंगल नए स्टेशन मास्टर का सूटकेस लिए हुए बाहर निकल गया। भोला ने सलाम किया और बोला, इस गाड़ी से आना हुआ साहेब, हम तो सवेरे का आसरा किए थे। सवेरे की गाड़ी चुक गई, वो बोला। स्वर उसका साफ था लेकिन अंधेरे के कारण जरा स्पष्ट न दिख पड़ रहा था। शरीर से वह स्वस्थ और नौजवान ही लग रहा था। गणेशी के बगल के क्वार्टर का दरवाजा खुलने की आहट पाई तो चौंक गई। भोला और मंगल की आवाज सुनाई पड़ी। क्या नया स्टेशन मास्टर आ गया? लग तो ऐसा ही रहा है। सामान रखने और 4 पाई बिछाने की आवाज से उसको पक्का विश्वास हो गया। फिर भोला की आवाज आई, गणेशी बेटिया सो गई क्या? उठ बिट्टू। गणेशी तो जागी थी, बोली, हाँ बापू। लोटा गिलास में पानी तो दे, स्टेशन मास्टर साहब आ गए हैं। गणेशी उठी, लोटा गिलास में पानी दिया। झाँक कर देखने की कोशिश की तो चेहरा किसी का साफ दिखलाई न पड़ा। आंगनतों की आवाज जरूर सुनी, जिसमें गंभीरता के साथ साथ मिठास भी थी। आपके लिए गरम गरम खाना बनवाता हूँ साहब, अभी बन जाता। इस वक्त रहने दो, बहुत थक गया हूँ, अब सो जाऊंगा। अभी बन जाता साहब, खाकर सो जाइए ना, इस वक्त रहने दो। अच्छा, भोला ने बहुत धीरे से कहा। रात को पानी वानी की जरूरत पड़े तो मांग लीजिएगा, मैं दरवाजे के पास ही सोता हूँ साहब। अच्छा। भोला और मंगल ने मिलकर सारी व्यवस्था कर दी थी। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लौट आए। मंगल फुसफुसाता कर बोला, ए मास्टर साहब तो कम उम्र के मालूम पड़े हैं, नो सुखिया है। कहाँ? भोला ने, अब सवेरे देखा जाएगा, सो रहे। और उसने करवट बदली। गणेशी चुपचाप सब सुन रही थी। नए स्टेशन मास्टर के बारे में सुनकर उसका मन धड़कने लगा था। मंगल की बात उसके मन में चुप गई थी। अब तक के सारे स्टेशन मास्टर बूढ़े और खुसट ही आ रहे थे। पिछली बार तो ऐसा स्टेशन मास्टर आया था जो रात पर खो खो करता था और रात को सोना मुश्किल कर देता था। इसके बाद भी बापू उससे कुछ न कहते थे। यहाँ आने वाला हर स्टेशन मास्टर की देखभाल बापू को करनी पड़ती थी। शायद इसी जी हजूरी के कारण उनकी नौकरी टिकी हुई है। फिर भी मास्टरी से तो अच्छा ही है। जब तक मास्टर रहे 30 रुपया से ज्यादा कभी देखने को नहीं मिला। लड़कों के घर से आए आटा दाल से गुजारा करना पड़ता था और
जिम्मेदार साहब के लड़कों को मुफ्त में पढ़ाना उनके घर जाना पड़ता था। रामा को उन्हें ही पढ़ाया है। अब तो बड़ी हो गए हैं और उसने अपने घर में सबसे सुंदर निकली है। वैसे उसका बड़ा भाई कुंवर भी कम सुंदर नहीं है। कुंवर बचपन में बड़ा नटखट है, लेकिन इस उम्र में बदमाश हो गया है। उस दिन हाट में मिला था। वह अपनी माँ के साथ थी। एक तरफ ले जाकर उसने कहा था, गणेशी, पालकपुर में बाइस्कोप आया है, चलने देखोगी? घोड़े पर ले चलूंगा तुमको। आगे लगे उसको और उसके घोड़े को। जिस तरह से वह आंखें दबा दबा कर बात कर रहा था, उसका सब मतलब समझती थी। अब ना समझ नहीं रह गई हूँ। आदमी का चेहरा है और हरकत देखकर समझ जाती हूँ। मतलब क्या है? अब तो हाट गैल में लोग उसके साथ छेड़खानी करने लगे। चूड़ी वालों ने चूड़ी पहनाई, उसका हाथ कस कर दबा लिया था। बोला, इन हाथों में तो सुहाग की चूड़ियां अच्छी लगी है, पहना दो। मुंह चोसा कलूटा कौन होता है मुझको सुहाग की चूड़ियां पहनाने वाला? गणेश ने करवट बदली, सोने की कोशिश करने लगी। गहरे सन्नाटों में केवल जिगुरु की ही आवाज सुनाई पड़ रही थी। जमींदार साहब ने तुरंत आवाज दी, ओ महचुरिया, 2-3 गिलास शरबत फौरन बनाकर ला, स्टेशन मास्टर आए हैं। मोचीरा थोड़ा सा लंगड़ा था, लचक कर चलता था। भीतर से ही उसने आवाज दी, अभी लाया मालिक। भोला ने बड़ी मिठास से साथ कहा, क्यों तकलीफ करते हैं सरकार? हम तो आपके दर्शन करने के लिए चले आए हैं। क्या बात करते हो भोला? वह बोला, स्टेशन मास्टर जैसे लोग हमारे दरवाजे पर भला कब कब आते हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है जो आ गए। भला हम इतना भी न करें? क्या बताए, गवर्नमेंट ने सब छीन लिया। अब क्या रह गया? यही पान पत्ता है बस। अर्थपूर्ण दृष्टि से उन्होंने नए स्टेशन मास्टर की ओर देखा और मुस्कुराते लगे। प्रतिपुर में जिम्मेदार का मकान सबसे बड़ा और ऊंचा था। वह हवेली कहलाता था। बड़ा सा फाटक था पहले, उसके बाद दालन दिखती और दालन में एक तरफ बड़ा सा कमरा जो उनका बैठक था। बैठक में 2 बारहसिंगा, एक शेर का मुंह लगा था। पुराने किस्म की 2 तलवारें और एक ढाल टंगी थी जिस पर मोर्चा लग गया था। एक तरफ कई मोटी मोटी लाठियां पड़ी थी और इंटर टंगा था जो अब समय के साथ धूल खा रहे थे। एक बड़ी सी चौकी पर जमींदार लेटे थे। जमींदारी तो चली गई थी, लेकिन नाम तो यही शेष रह गया था कि बड़ी सी चौकी पर मसनद के सहारे उठंगे थे। पास में बुझा हुआ हुक्का रखा था। चौकी के आसपास पुराने किस्म की गद्दीदार कुर्सियां और एक जमाने में खरीदा हुआ सोफा पड़ा था। अपना घर कहाँ पड़ेगा स्टेशन मास्टर साहब? सासाराय। सासाराय के हैं आप? इलाका तो कुंवर सिंह के आसपास का है। क्या मर्द हो गया है वीर कुंवर सिंह? है ना भोला? जी, भोला ने कहा। बिहार की नाक रख ली थी अपने अंग्रेजों के सामने। क्या बात है? जमींदार ने ताल ठोकी और सीधे बैठ गए। मर्द हो तो ऐसा। अब तो न वैसे मर्द रह गए हैं और न ही वैसा राजकाज रह गया है। मोचीरा शरबत की गिलास ले आया था। काहे तकलीफ की मालिक? स्टेशन बाबू को दो। लो भोला लो, ये तो तुम्हारा घर है भोला। जमींदार बोला। हाँ तो टेंशन बाबू, अपन कौन बिरादरी है? शुक्ला ब्राह्मण हो। धन्यवाद। तब तो, लेकिन अब तो रेल के जमाने में जात पात कहाँ रह गई है टेंशन बाबू? सब तो साथ चलते हैं। अंग्रेजों ने तो धर्म मिटा दिया, फिर भी अंग्रेज अच्छे थे। ये सरकार तो और नालायक निकली। हमारी जिम्मेदारी लेने से क्या फायदा हो गया? पहले हम किसान से लगान लेते थे और एक मुश्त रुपया जमा करवा देते थे। अब तो हर किसान को दौड़ना पड़ेगा खजाने में। हम तो 2-4 दिन की मोहलत देते थे, अब सरकार बचा देगी। देखो, दूसरे दिन खेत नीलामी पर चढ़ जाता है। कैसी हुकूमत आ गई है?
भोला धीरे से बोला, दुनिया का तमाशा है मालिक, और कुछ नहीं। वो तो है, जमींदार बोला। आपका शुभ नाम तो पूछा ही नहीं। मनोहर बाबू, भोला ने तपाक से बतलाया। अच्छा, मनोहर शुक्ला। ठीक पढ़े तो होगे आप। हाँ, मनोहर ने कहा, बीए किया है। बीए? वो बोले, बड़ी खुशी की बात है। अरे भोला, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ऐसा लगता है कि हमारे भाग्य में स्टेशन बाबू आ गए हैं। वह बहुत खुश हो गए। फिर बोले, बिटिया ने 4 क्लास हिंदी तो पढ़ ली है। मेरा विचार उसको थोड़ी अंग्रेजी पढ़ा देने का है। कहो स्टेशन बाबू, दिन में 1-8 घंटे का कोई टाइम निकाल कर बिटिया को पढ़ा दोगे? मनोहर बड़े संकोच में पड़ गए। उसने भोला की ओर देखा। भोला ने फौरन कहा, जरूर पढ़ा देंगे मालिक, ऐसी क्या बात है। मनोहर चुप रहा। सवेरे से ही भोला उसके पीछे पड़ गया था कि सबसे पहला प्रतिपुर के जिम्मेदार के पास चलना है। पास के गांव के बड़े माउतर आदमी है। जमींदार नहीं रह गई तो क्या, दबदबा रुतवा वही है। इस तरह बड़े लोगों से मेल बैठाकर रहना अच्छा है। आसपास के गांव में लोग जान तो जाए कौन स्टेशन मास्टर आया है। मनोहर उसकी बात टाल न सका और भोला के साथ आ गया। बड़ा परमात्मा का काम है पढ़ाना लिखाना। भोला ने तो छोड़ दिया। भोला हंसकर बोला, क्या करता मालिक, सरकारी नौकरी अच्छी है, वो तो है। गिलास खाली हो गए। मुजीरा गिलास उठाकर ले गया। मैं आपके आने जाने के लिए साइकिल का भी प्रबंध कर दूंगा। जमींदार बोला, आपको तकलीफ न होगी। ऐसी क्या बात है मालिक? भोला ने कहा, ये तो घर का काम है। बड़ी बात बन गई। जमींदार बोले, पहले तो स्टेशन मास्टर बड़े बुढ़े बुढ़े आते थे, अब की बार कुंवर की उम्र के आए हैं। नौजवान से ही काम होता है आजकल। वह हंसने लगा। भोला हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। बैठो ना। चले मालिक, गाड़ी का टाइम होने वाला है मालिक। अच्छा अच्छा। मनोहर भोला के साथ हवेली से बाहर आ गया। प्रतिपुर खास बड़ा गांव न था। 2-4 पक्के छोटे मकान और कुछ कच्चे मकानों के अलावा बाकी सब झोपड़े ही थे। गांव की आबादी घनी भी न थी, लेकिन खेतों का सिलसिला दूर तक चला गया था। जमीन उपजाऊ मालूम पड़ रही थी। स्टेशन से सीधी कच्ची सड़क इस तरफ तक चली आई थी, जो और आगे तक चली गई थी। इसके बाद भी और कई गांव पड़ते थे, जिनका संबंध इस स्टेशन से था। कच्ची सड़क से भोला मनोहर को अपने साथ लेकर लौट पड़ा। मंगल को वो लोग स्टेशन पर ही छोड़ आए थे। वैसे भी मंगल और भोला एक साथ स्टेशन प्राय नहीं के बराबर छोड़ते थे, क्योंकि तब उस बियाबान में भोला की औरत और लड़की बिल्कुल अकड़े पर जाते थे। इसीलिए भी 2 में से कोई एक न एक बराबर स्टेशन पर रहता था। जमींदार है भले आदमी, भोला ने कहा। मानवर है, उनकी वजह से सब अपनों को भी मानते हैं। मनोहर कुछ न बोला। एक तो वैसे ही वह रात गए देश स्टेशन पर उतरा था। दिन की गाड़ी सचमुच चूक गई थी। वैसे उस गाड़ी से आने की उसकी इच्छा न थी, क्योंकि पता था प्रतिपुर फ्लैग स्टेशन है। फिर भी इसीलिए चला आया कि एक दिन लेट ड्यूटी ज्वाइन करने से क्या लाभ। एक तो वैसे ही उसे दंड स्वरूप यहाँ भेजा गया है। रात की थकावट मिटी न थी। सवेरे देर तक सोने की इच्छा थी, पर भोला ने शोर मचाकर उसको उठा दिया। उसके लिए गिलास में गरम गरम चाय लिए खड़ा था। मजबूरन चाय पीनी ही पड़ी। इसके बाद उसने जमींदार से कहा, चलने का प्रस्ताव रख दिया। हर नए स्टेशन मास्टर को इस सबसे पहले इसीलिए जिम्मेदार के पास ले जाता है कि यही सारा इलाका उनका है, और न जाने किस वक्त उनसे कब कौन सा काम पड़ जाए, तो ऐसे आड़ में वह सुहाना बन सके। शाम को तो उनके यहाँ बड़ी बैठकी लगती थी। सुचित से मिलते के लिए यही टाइम ठीक रहता है।
10 बजे की गाड़ी के वक्त तक लौट आएंगे और वो मनोहर को लेकर आ गया था। मनोहर अब भी थकावट का अनुभव कर रहा था। भोले के साथ वह धीरे धीरे चल रहा था। जमींदार की कोई लड़की है? हाँ, रामा, मेरी ही बिटिया की उम्र की है। मैंने ही उसको 4 क्लास तक हिंदी पढ़ाई है। आप अंग्रेजी पढ़ा देना, कुछ तो देंगे ही, और साइकिल तो आपको मिल ही जाएगी। जिम्मेदार साहब वैसे बहुत दयादिल आदमी है। मनोहर सिर हिलाकर रह गए। भोला ने अपनी लड़की से जिम्मेदार की लड़की की तुलना थी। भोला के भी कोई लड़की है इतना तो मालूम हो गया, लेकिन उसको देखा नहीं है तो कैसा अनुमान लगाया जा सकता है, देखा जाएगा। भोला बड़ा खुश था और मगन होता हुआ आगे आगे चल रहा था। उसे इस बात की सबसे बड़ी खुशी थी कि यहाँ आने वाला हर स्टेशन मास्टर उसकी बात मानता है और उसके कहने से चलता है। शायद इसीलिए कि यहाँ का सबसे पुराना आदमी है और उसको सब पता है। ऐसे सुनसान सन्नाटे में भोला का ही सहारा हो सकता था। भला कौन नया आदमी बिल्कुल हटकर रह सकता है? धूल भरी सड़क पे 2-3-4 आदमी मिले। गठरिया सीट पर रखे थे। वह सब आने वाली ट्रेन के यात्री थे। उनमें से एक ने भोला को पहचान कर सलाम किया। गाड़ी में तो टाइम है ना बाबू? उसने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए गाड़ी रोक रखूंगा, भोला ने हंसकर कहा। वो दोनों उन यात्रियों से आगे निकल गए। खेत दूर दूर तक फैले थे। सुने थे कटावटी हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई भी नजर न आ रहा था। बस्ती का तो पता ही न था। सब तरफ बड़ा सन्नाटा सा रहा था। मनोहर का चारों तरफ बड़ा बियावन सा लगा। प्रतिपुर के बारे में जैसा उसने सुन रखा था उसमें भी अधिक पाया। वैसे उसने पटना तक इस बात की बड़ी कोशिश की कि उसको प्रतिरम न भेजा जाए, लेकिन एक न सुनी गई और प्रतिरम जाने का आदेश निकल ही गया। पक्की सरकारी नौकरी एकाएक भला कौन छोड़ सकता है, और गलती तो उसने की है। आखिर सजा भोगेगा कौन? सहायक स्टेशन मास्टर होकर उसने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। ड्यूटी पर सो गया था। चेकिंग में पकड़ लिया गया। चिप का दौरा उसी स्टेशन पर हो गया। फलतः दंड स्वरूप गले प्रतिराम पड़ा है। खैर, सजा के दिन है, काट ही लूंगा। आखिर कभी न कभी प्रतिरम छूटेगा ही। लेकिन हद तर्ज का सन्नाटा मालूम पड़ता था। ऐसा सन्नाटा के दिन कटना मुश्किल हो दिखता था। शायद इसीलिए उसको ऐसी जगह चुनकर भेजा गया है कि खूब आराम से वह हमेशा सोया रह सके। स्टेशन दिखने लगा था। 10 बजे की पैसेंजर आने का वक्त हो गया था। मनोहर तो कमरे में घुस गया और भोला प्लेटफॉर्म पर आ गया। तब तक यात्री भी आ गए। मनोहर ने उसको टिकट बना कर दे दिए। केवल 3 यात्री, उनके साथ का एक आदमी शायद उनको पहुंचाने आया था। इसके बाद कोई यात्री न देखे, उसने उन टिकटों को भी बिक्री रजिस्टर पर चढ़ा दी और रजिस्टर बंद कर दिया। ट्रेन के आने की आवाज आने लगी। मनोहर भी प्लेटफॉर्म पर आ गया। दूर सामने ट्रेन चली आ रही थी। मंगल ने सिग्नल गिरा दिए थे और वह हाथ में हरी झंडी लिए खड़ा था। भोला के पास दोनों कटे हाथों वाला आदमी खड़ा था। साहेब, ये लूला है, भोला ने कहा। इस वक्त के बिना नागा रोज आता है, पैसेंजर में भीख मांगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना जुर्म है, मनोहर ने कहा। बात ठीक है सरकार, भोला बोला, लेकिन एक जमाने से ये भीख मांगता आ रहा है। फिर इस छोटे से स्टेशन पर भला कौन देखने आता है? लूला है, दया लगती है। लूला के पास ही कंधे पर बल्लम रखे जिसमें घुंघरू बंधे थे। सीट पर साफा बांधे एक आदमी और खड़ा था। मनोहर को भापते देर न लगी कि ये वह हरकारा है, चिट्ठियां देने और लेने आया है। चारों यात्री प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। ट्रेन आई और धीरे धीरे रुक गई। पैसेंजर में खास भीड़ न थी। अधिकांश डिब्बे खाली थे। जाने वाले मुसाफिर बड़े आराम से बैठ गए। मनोहर गार्ड के पास बैठ गया। उसकी कॉपी पर हस्ताक्षर बना दिए।
पैसेंजर के यात्री अलसाई से सुने प्लेटफॉर्म को देख रहे थे। प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का शोर न था, केवल लूला गिड़गिड़ाता भीख मांग रहा था। मनोहर ने देखा कि बड़े ढंग से उसने दोनों टूटे हाथे से कटोरा पकड़ रखा है। वह महिलाओं के डिब्बे के पास रुका था। ट्रेन से एक बुढ़ा, एक औरत, एक लड़की और एक नौजवान उतरा। औरत की गोद में एक बच्ची भी थी। वह बाहर की तरफ जाने लगे तो मनोहर ने उनको रोक लिया और टिकट मांगा। बुढ़े की आंखें शायद किसी को तलाश रही थी। मनोहर उसको अजनबी मालूम पड़ रहा था। गार्ड ने सीटी दी, गाड़ी हिली, इंजन ने भी सीटी मारी। सन्नाटे में इंजन की सीटी कान के पर्दे फाड़ सी गई। दूसरी सीटी देने के बाद ट्रेन रेंगने लगी और चुक चुक करती प्लेटफॉर्म से सरक गई। हरकारा डाक का ठेला लेकर चला गया था। ठेले में लगे उसके घुंघरू छन छन बज रही थी। आवाज दूर आजाती मालूम पड़ रही थी। मंगल ने सिग्नल फिर सीधे कर दिया। भोला मनोहर के पास आ गया। मनोहर टिकट देख रहा था। 4 टिकट। इस लड़की की उम्र क्या है? 10 साल। बच्ची की गोद में उठाया वो औरत बोली, लेकिन लड़की की उम्र ज्यादा मालूम पड़ रही है। उसने गोद में उठा रखा था। दूर से देखने पर वह बच्ची जैसी लगती थी। मनोहर को हंसी आ गई। क्यों झूठ बोलते हैं भाई? साथ का बुढ़ा सटपका गया है। भोला ने हंसकर कहा। क्यों चौधरी काका, सरकार को धोखा देने से क्या फायदा? आखिर रेल आप ही लोगों के फायदे के लिए है ना। ऐसा क्या हो गया भोला मास्टर? लड़के 12 साल से ज्यादा की है। आगे ये नए मास्टर आए हैं, ये जाने। और भोला दूसरी ओर देखने लगा। इसकी आधी टिकट के पैसे दे दो, मनोहर बोला। वैसे जुर्माना छोड़ देता है। बुढ़े ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। लड़के की माँ उम्र बता रही है, आप मान नहीं रहे हो? 12 साल से ऊपर की है। खाए पिए की देह है बाबू, वो बोला, इसीलिए सिर्फ दिखती है। बहस नहीं, 8 रुपए 30 पैसे देना है। जबरदस्ती है बाबू, आपको देना ही पड़ेगा, मनोहर सख्ती से बोला। इस तरह से छोड़कर वो अपनी माँ को ऐसी ही करने की खुली छूट नहीं देना चाहता था। बहुत जुल्म है ये। बस पैसे दो, मनोहर बोला था। आगे जैसा बोलो। मैं गांव में सिपाही बुलाकर तुमको उनके हवाले कर दूं। बुढ़ा विवश हो गया। 10 का नोट तो दे दिया उसने, पर मनोहर को इस तरह घूरकर देख रहा था जैसे वो उसको खा ही जाएगा। मनोहर ने रुपए लेकर उसको रसीद काट दी। वह बबड़ाता हुआ चला गया। जब वह चला गया तो भोला उसके पास आकर बोला, चौधरी बड़ा बदमाश है। पिछले वक्त अकेला बिना टिकट उतरा था, पैसे ही नहीं दे दिया। मैंने तो वसूल लिए। ये लोग सरकारी रेल को बाप का माल समझते हैं। कितना नुकसान होता है सरकार का, इसीलिए तो मैं हट गया। मुझे वो जानता है ना। पिछली बार बोलने लगा था। बोला, मास्टर अपनी औकात भूल गए क्या? जब दाल चावल मेरा लड़का दे जाता था। ऐसा है बाबू की मैं इस नौकरी को पाने के पहले गांव में मास्टर था। मनोहर बोला और अलमारी में उसने वसूल किए पैसे रख दिए। भोला उसके पास आकर बैठ गया था। तब तक मंगल भी आ गया। उसने झंडियां रख दी और बीड़ी सुलगा ली। लूला सामने से जाता दिखा तो मंगल ने आवाज दी, कहो लूले कितने पैसे हो गए? 5 आने मिल गए। बहुत है लूले। अरे अब तक तो मैं तेरे पास बहुत पैसे हो गया होगा। इस साल खेत खरीदे ना? भैया की बातें। और लूला हंसता हुआ चला गया। मंगल बोला, यकीन करना भोला भैया, इस साले के पास बड़ा पैसा होगा। होना तो चाहिए। भोला ने उसकी बात का समर्थन किया। लेकिन रखता कहाँ है? रखता होगा कहीं छिपा कर। मंगल ने कहा, 2-3 गाँवों के रोज चक्कर लेता है। खाने का तो मिल ही जाता है। इसका खर्चा है ही क्या? पैसा जरूर जोड़ता है। मनोहर ने कहा, इसको आने क्यों देते हो? भोला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लल्लू पर दया आती है मनोहर बाबू। और फिर इसमें आसपास के गांव के हाल चाल रोज मिल जाते। किसी को खबर बबर भेजना हो तो वही भी हो जाता है। काम का आदमी है, बेचारा था कोई है नहीं।
जब हाथ कट गए तो औरत भी छोड़कर चली गई। बदमाशी तो नहीं करता? नहीं बाबू, भोला ने कहा। मंगल ने घड़ी की ओर देखा। चलिए खाना खा ले, थोड़ा आराम भी कर ले, फिर ट्रेन पास देना है। तुमको तो लाइन भी देखना है। लेने में तो मैं देख लूंगा, मंगल ने कहा। पहले स्टेशन बाबू के खाने का इंतजाम करो, अभी भूख नहीं है, बोला मनोहर। चलिए भी, भोला ने मनोहर का हाथ पकड़ लिया बड़ी आत्मीयता के साथ। मनोहर उसका अनुरोध टाल ही सका। वैसे उसको खुद इस बात का पता था कि प्रतिपुर जिस छोटे स्टेशन पर मातहत कर्मचारी ही भोजन की व्यवस्था कर देती थी। महीना भर का राशन जुटा कर देना पड़ता है। बच्चों को कुछ कर दिया, बस इतने से बात बन जाती है। अपने से ऊपर के अधिकारी को भला कौन मातह खुश नहीं रखना चाहता है। कुछ ऐसे ही स्टेशन का अनुभव तो मनोहर को था ही। वैसे इतने छोटे से स्टेशन पर आने का वह उसका पहला ही अवसर था। भोला मनोहर को अपने साथ लेकर आया। दरवाजे से ही उसने आवाज दी, बिटिया खाना लगाना, स्टेशन बाबू आए हैं। और वह मनोहर को अंदर ले आया, हाथ धुलाया, पीठ पर बिठाया। वैसे मेरे पास डिब्बा भी है, उसमें खाना देर तक गर्म रहता है, जब जैसा कहो हो जाएगा। स्टेशन पर, क्वार्टर पर, जब चाहे कहीं मिल जाएगा। रात का खाना तो भेज दिया करो, लेकिन पहले दिन हम अपने घर पर खिलाते हैं। भोला हंसकर बोला, और इसे भी आप अपना ही घर समझिए। देखिए ना, मंगल शुरू से मेरे साथ है। मनोहर चुप रहा। उसका भोला की बात याद आ गई थी। वैसे सुबह उठते समय उसने चूड़ियों की खनक जरूर सुनी थी, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं गया था। वह तो जिम्मेदार की हवेली पर भोला ने बतलाया था कि जिम्मेदारी की लड़की उसकी लड़की की उम्र के बराबर है। अब शायद भोला की लड़की देखने को मिल जाए। उसको देखकर जमींदार की लड़की का अंदाजा लग जाएगा, जिसको अंग्रेजी पढ़ाने की बात भोला की वजह से उसने स्वीकार कर ली है। वैसे बात मनोहर को कुछ अच्छी न लगी थी, लेकिन मान लेना पड़ा। लगी हुई थाली लिए एक लड़की सामने आई। सरोवर में खिले खिले कमल सी देह, बड़ी बड़ी आंखें सुकचती लज्जाती सी सामने आकर थाली रखने लगे। थाली रखते समय भीनी भीनी खुशबू सी फैल गई, शायद चूल्हे के सामने से उठकर आ रही थी। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें छिलक रही थी। रख दो बिटिया, भोला ने कहा। और जब ये थाली रखकर चली गई तो भोला ने कहा, ये मेरी लड़की है गणेशी, 4 क्लास पढ़ लिया। अब 1-2 साल में भगवान ने चाहा तो इसका कर्जा चुक जाएगा। और वह हंसने लगा। मनोहर ने तुरंत निगाहें हटा ली। लड़की तब तक दूसरी थाली ले आई, भोला के सामने रख दी। उसकी निगाहें एक क्षण झुकी थी। थाली के रखने के बाद बहुत धीरे से वो बोली, मंगल काका नहीं आए हैं क्या? वो भी आ रहा है। भोला अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि मंगल आ गया। हाथ पैर धोकर वह भी भोला के पास बैठ गया। गणेशी एक थाली लगाकर और ले आई। मनोहर ने कनखियों से देखा। गणेशी का शरीर गहराया हुआ था। उसके स्वस्थ शरीर का गठन खेतों की सिंधी मिट्टी से हुआ था। पके गेहूं की बाल की तरह उसका चेहरा भरा भरा सा था। गणेशी की निगाह बिल्कुल झुकी हुई थी और सामने की चारपाई पर एक वृद्धा थी। मनोहर समझ गया वह भोला की पत्नी है। मंगल ने थाली में हाथ लगा दिया था। बोला, बिटिया तो खाना अच्छा बनाती है, इसके जाने के बाद क्या पता कौन खाने को देगा। भोला ने हंसकर कहा, क्या पता कोई इससे बुढ़िया खाना बनाने वाली आ जाए। मैं क्या उम्मीद करूं, जब तक बिटिया है तभी तक का सुख है। मनोहर चुपचाप खा रहा था। खाना सचमुच स्वादिष्ट बना था। सामने से रसोई दिख रही थी। बड़े से कमरे में एक कोने में कुछ ईंटों का छोटा सा घेरा बनाकर रसोई बना दी गई थी। गणेशी की सुघड़ पीठ ढिलाई पड़ रही थी। मोटे कपड़े की धोती उसने पहन रखी थी, लेकिन उससे भला बदन का कसाव ढक सकता था। वह गरम गरम रोटियां निकाल रही थी।
ला बेटी, स्टेशन बाबू को गरम गरम रोटी दे, बस अब ना लगा, मनोहर ने कहा। खाओ स्टेशन बाबू, मंगल बोला। यहाँ का पानी बड़ा हजमा वाला है, सब पच जाता है। कुछ दिन में और तगड़े हो जाओगे, ये प्रतिपुर है ना, बस तुम रखो तो बिटिया संकोच कर रहे। और गरम गरम फूली हुई एक रोटी मनोहर की थाली में आ ही गई। मनोहर तब इनकार न कर सका। इच्छा तो न थी, पेट भर गया था, लेकिन स्वाद इतना था कि पेट मान न रहा था। गणेशी जब उसके सामने पुनः आई तो क्षण भर के लिए गणेशी की आंखों से आंखें टकरा गई। गणेशी ने फौरन पलकें झपका ली, शायद घबरा कर, लेकिन मनोहर के एक झलक में ही देख लिया कि उसकी काली काली आंखों में सागर जैसी गहराई है और आंखों में हिरणी की उच्च छोन सी घबराहट है जो अपनी माँ से पिछुड़ जाता है। मनोहर ने खाना खा लिया। आपकी खुराक बड़ी कम है, भोला ने कहा। जब यहाँ का पानी असर करेगा तो कुछ दिन बाद पच जाएगी, मंगल ने कहा और हंसने लगा। खाना खाकर तीनों बाहर आ गए। बाहर खाट बिछी थी, तीनों उस पर बैठ गए। यही छोटा सा घर है मनोहर बाबू, भोला ने कहा। भगवान की दया से आनंद से गुजर हो जाते। ठीक है, मनोहर बोला। कभी बहू बच्चे को भी ले आना, कहा मंगल ने। वैसे अब तक जितने स्टेशन मास्टर आए उनमें से एक ही अपने बच्चे को लाए थे। क्या नाम था उनका? और मंगल भोला का मुंह ताकने लगा। कुछ ही दिनों के लिए तो लोग आते हैं। भोला ने मंगल की बात कोई ध्यान न दिया। और फिर ऐसे उज्जाड़ में कौन अपना बच्चे को लाकर रखेगा? वह तो हम ही लोग हैं जो पड़े हैं। गणेश के लिए तो सच कहो ये कैद खाना है। मेरी तो सिर्फ माँ और छोटा भाई है, मनोहर ने कहा। और आपकी शादी नहीं हुई क्या? न, मनोहर का संक्षिप्त सा उत्तर था। लेकिन अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, भोला ने कहा। अकेले जिंदगी अच्छी नहीं होती है मनोहर बाबू। मनोहर चुप रह गया। गिनीशी चिलम बनाकर ले आई थी। खाट के पास रखे हुक्के पर उसने रख दी। कमल लाल से उसके हाथ मनोहर ने देखे और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। नली खींची भोला ने और हक्का गुड़गुड़ाने लगा। भोला की लड़के को उसने देख लिया। जमींदार की लड़की इसी की उम्र की है, उसे पढ़ाने की बात है, वह भी इसी तरह जवान हो गई। मनोहर का मन अजीब सी जिज्ञासा से भर गया। अगर वह जमींदार के रंग पर पड़ी होगी तो अपने पिता की तरफ बद शक्ल होगी, लेकिन हो सकता है माँ पर गई, पता नहीं। जमींदार की औरत कैसी होगी वह तो देखने से मालूम पड़ेगा। आप तंबाकू नहीं पीते? न। मंगल ने नली ले ली। भोला बोला, हूँ आपको सामान की जरूरत पड़ा करेगी। कैसा सामान? कुछ भी, भोला ने कहा। मंगल और शुक्र की पैसेंजर सुबह वाली लेकर जो आता है वह मेरा दोस्त है। मैं तो उससे ही मंगवा लेता हूँ, तेल साबुन वगैरह। यहाँ तो गांव में महंगा मिलता है, आप भी मंगवाया करे। ठीक है, बोला मनोहर। वैसे दो एक मेरी पहचान के भी निकलेंगे। वैसे हमारी अपनी दुनिया अलग है, एक दूसरे की मदद तो चलती ही है। वो तो है, कहा भोला ने। हम सब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के काम तो आते ही रहते हैं। बरसात में तो मैं हफ्तों गांव नहीं जाता हूँ, सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। मेरा सब काम पैसेंजर से ही चलता है। हाँ, बरसात में तो तकलीफ बढ़ जाती ही होगी, कहा मनोहर ने। आसपास कोई नदी भी नहीं है। नदी तो नहीं है, भोला ने बताया। एक नाल जरूर है, पलटता हूँ तो उसका पानी गांव तक ही आता है। रेल लाइन तो वैसे ही ऊंचे पर होती है। यहाँ जिस दिन पानी आएगा उस दिन सारा प्रतिपुट डूब जाएगा। सो इतना पानी तो आने से रहा। हाँ, एक साल गजब हो गया था। क्या? मनोहर ने पूछा। तब यहाँ स्टेशन नहीं बना, बड़ा पानी सा आ गया था। हम सब रेल लाइन के किनारे 6-7 रोज पड़े रहे। अब तो खेत स्टेशन बन गया, आराम है। मंगल ने ढेर सा धुंधा फेंका और उठ गया। मैं लेन देखता हूँ और चला गया। मेल ट्रेन कब आता है? मनोहर ने प्रश्न किया। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।